Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और पहले की तरह हम आज भी कुछ बातें करेंगे और इस आर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। अब तक आपने क्या देखा था? आपको अब ये हम मान सकते हैं कि आपको आर में जो हमारे बेसिक कैलकुलेशंस रहते हैं, गुणा, भाग करना, एसेट्रा एसेट्रा इत्यादि, ये सब आपको आ गया है और अब आप उसमें पारंगत हो चुके हो, ये मैंने मान लिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप पारंगत होइए, क्योंकि आगे का जो लेक्चर है उसमें से अब मैं पीछे का नहीं बताने वाला हूँ। अब ये मैं मान रहा हूँ कि आर के अंदर जो हमारे कंप्यूटेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, कैसे होते हैं ये आपको मालूम है। आपको किसी स्केलर और स्केलर के बीच में या एकल मान और एकल मान के बीच में कैसे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, आपको एक एकल मान और डेटा वेक्टर के बीच में कैसे करने हैं, दो डेटा वेक्टर्स के बीच में आपको कैसे करने हैं, ये सब मैं आज से मान रहा हूं कि आपको सब कुछ आ चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। ओके, चलिए आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें सिखाने वाले हैं। वो होता है कि हम आर में प्रोग्राम कैसे लिखें। और एक बहुत खास बात क्या है कि हम जैसे बाकी किसी सॉफ्टवेयर में, बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी में, C++ में, फोर्ट्रॉन में, बेसिक में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम, और आर में क्या कहते हैं उसको? फंक्शन। और मैं सच बताऊं तो जब मैं आर सीख रहा था बहुत साल पहले, तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा कष्ट था ये फंक्शन क्या होता है। जब मैं बुक में पढ़ता था, कहीं देखता था तो सब लोग कहते थे फंक्शन लिख दो। सबका एक ही जवाब कि फंक्शन लिख दो। मेरा एक ही सवाल कि प्रोग्राम कैसे लिखें। तो ये सवाल और जवाब का जो सिलसिला बहुत हो गया, देन मैंने कहा अब कुछ नहीं, अब मुझे खुद से समझना पड़ेगा। और मुझको जीवन में यही बात सिखाई गई थी कि हर इंसान को अपनी जीवन की नाव खुद ही खेलनी पड़ती है। तो मैंने कहा अब आज चल अब खुद ही बैठो और खुद ही समझो कि फंक्शन क्या चीज होती है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैंने कई घंटे लगाए और उसके बाद मुझको खुद पर बहुत अफसोस हुआ कि ये छोटी सी बात मेरे को नहीं समझ में आ रही थी कि ये फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन तो हम क्लास 7 और क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे थे। अब आपको भी लगेगा ये फंक्शन कहाँ से हमने पढ़ लिया। आर प्रोग्रामिंग तो आज मैंने शुरू करी अभी, ये फंक्शन कहाँ से पढ़ लिया। ठीक है, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा आज कि ये फंक्शन आपको आता है। बस फ़र्क इतना है कि मैंने कभी उस ओर सोचने की कोशिश नहीं करी। तो आज हम आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम आपको मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में बताएंगे। मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में आपको पता है कि ये बहुत ही उपयोगी होती है। जो भी हमारे कैलकुलेशंस होते हैं, कंप्यूटेशंस होते हैं, अगर वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। हाँ, शुरू में जब आप मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ते हो तो आपको लगता है जीवन बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन मैं आपको आज बता सकता हूँ कि जब आप आगे रिसर्च करते हो, एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, तो अगर आपको कोई आपका समस्या, अगर उसका फॉर्मूलेशन, अगर किसी प्रॉब्लम का फॉर्मूलेशन अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अब तो मैं इसको निकाल ले जाऊंगा। आपको आज मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, बट आप आज भरोसा कर लो कि आज से कुछ समय के बाद जब आप रिसर्च करने आओगे या आप किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हल करोगे, देन मैट्रिक्स आपको एक बहुत अच्छा साथ देगी, आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। तो बेहतर है कि काम पगड़ने पे दोस्ती करने से बेटर है कि हम उससे आज ही दोस्ती कर लें, सो दैट कि जब हम मुसीबत में फंसे तो हमारे काम आ जाए। चलिए हम आज अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज हम फंक्शंस और मैट्रिसेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इस कोर्स की और इस लेक्चर की फ़ाइल अगर डाउनलोड करनी है देन आप हमारे होम पेज पे चले जाइए। हमारा होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in /SHALAB और /SP मतलब स्वयं प्रभा। और यहाँ से दिक्कत होती है तो आप अपने किसी फ़ोन में कोई ऐप एक डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे फ्री के ऐप्स आते हैं, उससे आप इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए और यहाँ से ये आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट पे ले आएगा और वहाँ से आप अपने इस लेक्चर की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये भी में दिक्कत होती है तो आप कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए, वहाँ पर मेरा नाम टाइप कर दीजिए और उसमें से आपको मेरा होम पेज मिल जाएगा। वहाँ से आप स्वयं प्रभा के लिंक पर आ जाइए और वहाँ से आप अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको जो भी हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं उनको रिपीट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिंटैक्स की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको सबको तो यहाँ करके दिखा रहा हूँ। चलिए अब हम एक छोटी सी बात करते हैं यहाँ पे कि फंक्शंस क्या होते हैं, लेकिन हम इसके पहले एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। और प्रोग्राम वो वाला प्रोग्राम नहीं है जो आपके घर के में कोई कार्यक्रम बनता है कि आज उसकी शादी में जाना है, उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, वो वाला प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और उसको भी आप अगर सोचोगे तो वो भी एक प्रोग्राम ही होता है, लेकिन आपने कभी उसको कंप्यूटर की निगाह से सोचने की कोशिश नहीं करी आज तक। अच्छा चलिए हम उसी की बात करते हैं कि अगर आपके घरों में बहुत बार होता है कि आज मुझको मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए, और फिर आप बताते हो कि वहाँ से मुझको कपड़े खरीदने हैं, कुछ घर का सामान खरीदना है, और ये हमारा आज का कार्यक्रम है। और अगर आपसे कोई दोस्त पूछता है कि आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, आप उसको यही कहते हो कि आज मुझको मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप शॉपिंग करते कैसे हो, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं? आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन जरा सा सोचिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप जो भी एक मार्केट जाने वाले कपड़े होंगे, आप उसको अच्छे से कपड़े पहनने की कोशिश करोगे। दिस इज योर स्टेप 1। उसके बाद आप एक अपना वाहन या कोई और वाहन का इंतज़ाम करोगे, रिक्शा, टैक्सी, कार, स्कूटर, कुछ भी लोगे, और आप उस वाहन का इंतज़ाम करोगे। ये आपका स्टेप नंबर 2 होगा। उसके बाद आप उस वाहन को ड्राइव करके या बैठ करके, कोई भी आपका माध्यम होगा, उससे आप जिस आपके शहर में दुकानें हैं, मार्केट है, वहाँ पर पहुँचोगे। ये आपका स्टेप नंबर 3 होगा। फिर आप उस मार्केट में बहुत सारी दुकानें होंगी, आपको जिस दुकान से सामान चाहिए आप उस दुकान के अंदर जाओगे और आप अपना, यह आपका होगा स्टेप नंबर 4। 5वां क्या होगा? आप वहाँ पे दुकानदार को अपना सामान बताओगे और पूछोगे कि ये सामान आपके दुकान में है कि नहीं है। ये आपका होगा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 क्या होगा? अगर दुकान वाला कहता है कि मेरे पास सामान है तो आप वहीं से सामान उसे ले लोगे, और अगर दुकान वाला कहता है कि उसके पास सामान नहीं है तो आप उस दुकान से निकल करके किसी अगले दुकान में चले जाओगे। याद रखिएगा ये वाला मेरा सेंटेंस कि यहाँ पे दुकान में आपके पास 2 ऑप्शन थे, अगर सामान है या सामान नहीं है। सामान है तो आप उस दुकान से सामान ले लोगे, और सामान नहीं है तो आप वहाँ से निकल करके अगले दुकान में चले जाओगे। उसके बाद में अगर वहाँ पे सामान है तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप वहाँ से सामान लोगे, पैसा दोगे, और उसके बाद आप उस दुकान से बाहर आ जाओगे और आपकी लिस्ट में जो अगला सामान खरीदना है घर का, आप उस दुकान पे जाओगे और यही प्रोसेस आप आगे करोगे। क्या यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगी? आपने जब सारा सामान खरीद लिया है, क्या सारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? आप बोलोगे हाँ। मैं कहूँगा नहीं। क्यों? वापस घर नहीं आना आपने। आप फिर से आप उस दुकान से अपने उसी वाहन पर आओगे, और अगर वाहन आपके पास नहीं है तो आप फिर से कोई कार, टैक्सी, रिक्शा कुछ करोगे और उससे आप अपने घर पर आओगे, और फिर आपका प्रोग्राम खत्म होगा। अब इसी बात को अगर हम अपने कंप्यूटर में करने की कोशिश करते हैं तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे।
आप ये मान के चलिए कि कंप्यूटर आपका एक बहुत ही ओबीडियंट सर्वेंट है, वो आपकी सारी बातें मानता है, लेकिन वो आपके खाली आदेश का पालन करता है। आप उसे जितना कहोगे वो उतना ही करेगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो अगर मुझे कुछ भी अगर कार्य करना होता है तो मुझको डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रक्शंस, उसको स्टेप वाइज उसको मुझको एक ऑर्डर में देने होते हैं कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। कंप्यूटर कभी ये नहीं समझ पाएगा कि दूसरे स्टेप को मुझको पहले स्टेप पर करना है। ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम इन्हीं सारे इंस्ट्रक्शंस को एक सूचीबद्ध तरीके से एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, देन हम उसको कहते हैं प्रोग्राम। जैसे आप का जो प्रोग्राम था उसको मैंने डिफरेंट स्टेप्स में क्लासिफाई कर दिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और स्टेप 3 स्टेप 2 के बाद आएगा और स्टेप 2 स्टेप 1 के बाद आएगा। अगर हम कहें कि आपका स्टेप नंबर 5 कि आप घर से उठे दुकान पहुंच गए और फिर आपने घर से जाने का इंतजाम किया, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो हमारे जो हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की हमारी एक लैंग्वेज होती है। जो हमारा कंप्यूटर है या जो हमारा आर सॉफ्टवेयर है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, और इसमें से कोई भी हमारी भाषा नहीं समझता है, ना हिंदी ना अंग्रेजी। मुझे उसको उसकी भाषा में इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। जैसे जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो 0-1 टाइप की होती है। उसके अंदर हम यहाँ पे जो भी आर में टाइप करते हैं वो वहाँ पे नहीं पास ऑन होता है, वो अंदर जा कर के 0-1 के कोड में कन्वर्ट हो जाता है। उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो जो उसका आउटपुट आता है वो फिर से हमारे पास आर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप यहाँ भी स्टेप्स देखिए तो क्या है, मुझे कुछ मान लीजिए कुछ नंबरों का जोड़ करना है। अब जोड़ कैसे कहा जाए, मैं कहूँगा आर जी इन नंबरों को जोड़ दीजिए, तो आर जी तो मेरी बात नहीं सुनने वाले हैं। आर जी समझते हैं खाली एक ही भाषा कि आप उनको लिख दिए SUM सम, और पैरेंथेसिस में आप उन नंबरों को सी कमांड के साथ में लिख दीजिए। तो मैंने आर की भाषा में उसको सम करने को कहा। अब जब हम एंटर दबाते हैं तो मेरी आर की जो भाषा जो मैंने टाइप करी है सम और पैरेंथेसिस में अपना डेटा, ये कंप्यूटर को पास ऑन होता है, और उसके पहले ही ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, और मशीन लैंग्वेज के अंदर उन नंबरों का जोड़ किया जाता है, और जोड़ करने के बाद जो भी संख्या आती है वो हमारी मशीन लैंग्वेज में होती है। उसको हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं, वो फिर से हमारी उसको आर की भाषा में कन्वर्ट करता है, और वो जो भाषा हमारी कन्वर्ट होती है वो हमको स्क्रीन पर हमको दिखाई पड़ती है कि इन सारे नंबरों का जोड़ हमारा क्या होगा। तो ये भी तो एक प्रोग्राम है। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रोग्राम क्या होता है। ओके, अब बात ये आती है कि आर में प्रोग्राम का क्या काम है। तो आर में हम प्रोग्रामिंग तो करेंगे। हमको अगर कोई भी काम करना है, कोई भी अगर एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना अगर है तो हम क्या करेंगे, हम उसको आर की भाषा में उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि अगर मुझको मान लीजिए 1 2 3 का स्क्वायर करना है और उनको जोड़ना है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा कमांड सही है। एक जो हमारा पहला स्टेप है, 1 2 3 को जोड़िए और स्टेप 2 पे आप उसका स्क्वायर करिए। पहला ऑप्शन ये है, दैट इज 1 + 2 + 3 एंड देन जो सम आ रहा है आप उसका स्क्वायर करिए। और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि 1 2 3 का स्क्वायर करिए, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, जो इसका स्क्वायर करके आ रहा है आप उनको तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अब आप ये बताइए आप क्या निकालना चाहते थे और उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, स्टेप 1 की स्टेप 2। आपका ऑब्जेक्टिव था कि आप 1 2 3 नंबरों का स्क्वायर करके जोड़िए, तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। पहले स्टेप पे आपने सारे नंबर को स्क्वायर किया और दूसरे स्टेप पे आपने उनको जोड़ दिया।
लेकिन आप अगर स्टेप 2 और स्टेप 1 को उल्टा कर दीजिए तो, इंटरचेंज कर दीजिए तो, बदल दीजिए तो, आपस में अदला बदली कर दीजिए तो क्या होगा? क्या आपको वही आउटकम मिलेगा जो आप चाहते हो? उत्तर है नहीं मिलेगा। तो जब तक कि आप जो कार्य करना चाहते हैं आप उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उसके इंस्ट्रक्शन को नहीं देंगे, आपका आर आपकी भाषा को नहीं समझेगा। इसलिए हमको आर की भाषा के जो कमांड्स होते हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है, और वही काम हमने अभी तक किया है। हमने आर के अंदर कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, उसकी बात करी है। अब उन छोटे छोटे स्टेप्स को हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे और फिर उससे हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे, उन सारे इंस्ट्रक्शन को एक सूचीबद्ध तरीके से अरेंज करते हुए, और उसी को हम बोलेंगे प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम वर्ड है, ये बाकी सारी लैंग्वेज में तो इसको हम प्रोग्राम ही कहते थे, कि चाहे बेसिक लैंग्वेज हो, चाहे फोर्ट्रॉन लैंग्वेज हो, चाहे कोबोल लैंग्वेज हो, चाहे C+ हो, C हो, कुछ भी हम उसको प्रोग्राम कहते थे। लेकिन जब R की बात आई या इसके पहले S+ की बात आई थी, तो वहाँ पर इसको फंक्शन का नाम दे दिया गया। और यही मुझे किसी ने नहीं बताया कि भाई तुम जो प्रोग्राम करते तो वही तो यहाँ फंक्शन कहते हैं। लेकिन एक फ़र्क आया, जिस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं और जिस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते थे उसमें अंतर था, और शायद वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी, जिसने मेरे जीवन का कुछ समय बर्बाद कर दिया इस बात को समझने में कि ये प्रोग्राम और फंक्शन में क्या कनेक्शन है। तो मैं ये मानता हूँ कि शायद जिस तरह की समस्या को मैंने अपने जीवन में देखा है, हो सकता है कि आप भी देखें, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें समय व्यर्थ ना करें, और उसी तरीके से हम इस लेक्चर को आगे आज लेकर के जाना चाहेंगे। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रोग्राम और फंक्शन एक ही चीज़ होती है। तो जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे आपको ये समझना है कि हमको एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखने का मतलब क्या है? जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमें एक लॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज कर देंगे, और जब हमको एग्जीक्यूट करना होगा तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ हमारे एग्जीक्यूट होने चाहिए। जब आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा मार्केट से जा करके सामान ले आओ, तो इसका मतलब है कि जो भी आपके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 थे, वो सारे एक उसी लॉजिकल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते जाएंगे। वो आपसे कभी नहीं कहते हैं कि पहले जाके आप कपड़े बदलिए, फिर आप वाहन का इंतजाम करिए, फिर आप मार्केट में जाइए, फिर दुकान में जाइए, ऐसा तो नहीं कहते हैं कभी भी। तो यही मेरा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत छोटा सा उदाहरण मैंने लिया है जो हमारे और आपके जीवन से बहुत ही रिलेटेड है, और शायद ये आपको समझने में सहायता करेगा। अब हम अपने फंक्शन की बात करते हैं। अब तो हम जब भी फंक्शन की बात करेंगे आप उसको प्रोग्राम मान सकते हो। ओके, चलिए। ओके, तो अब देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आर अ बंच ऑफ कमांड ग्रुप टुगेदर इन अ सेंसिबल यूनिट। अर्थात जैसा मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे कमांड्स होते हैं, उनको हम एक लॉजिकल ऑर्डर में लिख देते हैं, और एक सेंसिबल तरीके से एक अक्लमंदी के साथ में हम उसको लिखते हैं, जिससे कि हम जिस तरह का आउटकम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। या हम ये भी सोचते हैं कि ये आउटकम पाने के लिए हमको अपने कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देने चाहिए और उनका क्या ऑर्डर देना होना चाहिए, और उसको ही हम कहेंगे फंक्शन। राइट। अब फंक्शन में हम जब बात करते हैं तो हम एक छोटा सा चलिए पहले उदाहरण लेते हैं। आपको ये पता है, आपने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में एक चीज़ पढ़ी होगी, y = fx। ये क्या चीज़ होती है? आप क्या बोलोगे? फंक्शन। अरे भाई, इसी फंक्शन की तो मैं भी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपने y = fx तो बहुत बार लिखा होगा, लेकिन आपने कभी उसको ध्यान से देखा नहीं किया है क्या? आप अगर ध्यान दीजिए अगर, तो ये क्या है? x है, उसमें है एक कंपोनेंट है, ये क्या होता है? ये इसका इनपुट है। अर्थात आप x की वैल्यू देंगे, आप अपनी ओर से देंगे। उसके बाद में f क्या है? ये हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या है? इसका एक फॉर्म होगा। जैसे अगर हम कह दें कि f of x = x², तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम x की वैल्यू यहाँ पर देंगे, ये हमारा जो ऑपरेटर है f, ये उसका स्क्वायर कर देगा। ओके, अगर हम इनपुट देंगे x = 2, तो जो हमारा आउटपुट मिल जाएगा ये हमको 2² अर्थात 4 मिल जाएगा। अगर हम इनपुट देंगे 3, तो हमको आउटपुट 9 मिल जाएगा। तो f हमारा एक ऐसा ऑपरेटर है
जो हमारी इच्छा के अनुसार हमारे इनपुट को बदल देता है, इसको हम कहते हैं फंक्शन। और y क्या होता है? y वह चीज़ है कि जब हम x को इनपुट लेते हुए उसके ऊपर f ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं और जो भी हमारे f फंक्शन से नई वैल्यू का प्रारूप आता है या जो उसकी वैल्यू आती है, जो उसका मान आता है, वो हमारा y इंडिकेट करता है। यही तो होता है। तो अब आप देखिए फंक्शन में आपका क्या हुआ। फंक्शंस में हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल होता है और उसमें एक f फंक्शन का प्रारूप होता है और ये जो प्रारूप है ये हमारा x के ऊपर ऑपरेट होता है और उसका हमको आउटकम y से मिल जाता है। एग्जैक्टली यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि फंक्शंस टेक इनपुट आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा? यही तो आर्ग्यूमेंट है जो हमने x को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट को तो बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद डू कैलकुलेशन, अर्थात कि जो भी हमारा f फंक्शन है इसके अनुसार वो कैलकुलेट करेगा, चाहे वो कोई ग्राफिक हो या कोई फंक्शन हो सकता है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एंड प्रोड्यूस सम आउटपुट, अर्थात ये मुझको y की वैल्यू दे देगा एंड रिटर्न अ रिजल्ट इन अ वेरिएबल। तो मैंने यही बात कही कि ये अंदर से कंप्यूट करेगा और इसका जो भी आउटकम है ये मुझको y के फॉर्म में दे देगा। अब जो भी हमारा ये y का फॉर्म आ रहा है ये तो f और x की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा आउटकम आएगा। तो जो हमारी रिटर्न वैल्यू, अर्थात रिटर्न वेरिएबल हमारा क्या है? y। ये जो हमारा रिटर्न वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स भी एक कोई नंबर हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके का नंबर हो सकता है, नॉट अ कॉम्प्लेक्स वाला नहीं नंबर जो x प्लस आई वाई होता है, वो वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि दिखने में आपको कठिन लगेगा, जटिल लगेगा, कोई लिस्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जो आप चाहेंगे। ओके, तो अब देखिए यही बात हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहते हैं। देखिए जब मैंने एक यहाँ पे फंक्शन लिया z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में हमको क्या देना है? ये हमारा है इनपुट और f हमारा हो गया फंक्शन और z हमारा क्या हो गया? आउटपुट। अर्थात अगर हम कहते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब, तो हमको क्या है होगा? हमको जो इनपुट देना है मुझको x, तो हमने दे दिया x इक्वल टू 3। एफ एक्स हमारा क्या है? एक्स क्यूब। और आउटपुट हमारा क्या है? आउटपुट हमारा है y इज इक्वल टू 3 क्यूब, राइट। तो हम इसी चीज को बोलते हैं फंक्शन। उसी तरीके से यहां पे मैंने खाली एक ही वेरिएबल लिया। अब हम एक और फंक्शन लेते हैं जहां पर हमारे पास जो हमारा आउटपुट है z, ये हमारा दो वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, x और y। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको क्या करना है? यहां पर हमको दो तरह के इनपुट देने हैं, x और y, राइट। आपका एफ एक्स का फॉर्म क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अर्थात जो भी हम आपको इनपुट देंगे आप दोनों को स्क्वायर करिए और उनका सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और उसके बाद में अगर हम देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इनपुट की वैल्यू देते हैं सपोज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, तो आपका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये आप इसको z कर लीजिएगा, मैंने गलती से y लिख दिया, ओके। तो आउटपुट आपका ये z क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अर्थात 4 प्लस 9 अर्थात 13, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका देखिए आउटपुट वेरिएबल हो गया। तो यही तो हमारा फंक्शन है। अब हम जब R में हम बात करते हैं तो R में हम अगर कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो हमको क्या क्या चाहिए होगा? हमको इनपुट वेरिएबल चाहिए होगा और हमको f का फॉर्म चाहिए होगा। जब तक आप मुझको ये नहीं बताएंगे कि दो नंबरों को स्क्वायर करके सम करना है कि उनको क्यूब करके सम करना है, मुझको f का फॉर्म नहीं पता चलेगा। और उसके बाद में जो हमारा z का हमारा आउटपुट होगा ये मुझको उसका आउटपुट की तरह से मिल जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये जब मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा, मैंने z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
आपने इसको क्या कहा? आपने इसको यही तो कहा, z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यही तो कहा। ओके, अब आपको यह भी तो बताना है मेरे को कि इसका f का फॉर्म क्या होता है। तो अगर हम यहां पर एक ब्रैकेट लगा करके हम अपना f का फॉर्म अगर हम यहां पर लिख दें, अगर हम, तो हमारा काम तो खत्म हो जाएगा। हमको f का फॉर्म पता चल गया, हमको इनपुट वेरिएबल पता चल गए, और जो भी हम R के हमारे कमांड होते हैं हम उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना आउटपुट भी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम इसको जरा सा देखते हैं R में कैसे करते हैं। देखिए, जो आपने सीखा था कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, मैं सिर्फ उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं कोई हाई फाई नॉलेज या वो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट का बात मैं नहीं करने वाला हूँ। देखिए, R में अगर आपको कोई भी अगर फंक्शन लिखना है तो क्या लिखना है, आपको अपने उस फंक्शन का नाम देना होगा। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका आउटपुट है, आउटपुट का नाम। जैसे आपने दिया ना z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, तो ये क्या है, इट इज़ समथिंग लाइक z। ये z की तरीके से है कि नाम, आप एक नाम दोगे ना अपने प्रोग्राम को, तो वो नाम दिया है आपने। फिर आपने क्या कर दिया, ये साइन तो आपको पता ही है, अब ये तो इक्वलिटी साइन होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। चाहे आप यहाँ पर इक्वलिटी साइन इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप ये लेस देन हाइफन को इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद में आपने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन, और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखा है जो भी आपके इनपुट वेरिएबल हैं। वही काम आपको यहाँ भी करना है। आप लिखिए नेम इज इक्वल टू फंक्शन FUNCTION, और पैरेंथेसिस में इस ब्रैकेट के अंदर आप अपना जो भी इनपुट वेरिएबल्स हैं आप उनको दे दीजिए। उसी को मैंने लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, मतलब आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी मैंने वैल्यूज लिखी हुई, आर्ग्यूमेंट क्या है, ये हमारा ब्रैकेट, राइट, पैरेंथेसिस। तो इसके अंदर मैंने जो भी वैल्यूज लिखी हैं उसको मैंने आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 करके दे दिया है। जैसे उदाहरण के लिए इसी एग्जाम्पल में आप अगर दो के, तो आर्ग्यूमेंट 1 आपका क्या है, ये हो गया x, आर्ग्यूमेंट 2 आपका क्या हो गया y, और उसी तरह से आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद आपको अपना f का फॉर्म है जो उसको देना है, फॉर्म ऑफ f। उसको हम देने के लिए यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हम पहला कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद से जो भी हमारा f का फॉर्म है उसका हमारा R की भाषा में जो भी उसके एक्सप्रेशंस होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और जब ये हमारे सारे एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएंगे देन हम उसको एक और कर्ली ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो जो भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जहाँ से एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है उसके पहले मुझे ओपनिंग या जो लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट लगाना है, और जहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन ख़त्म हो रहा है उसके बाद मुझको जो भी राइट कर्ली ब्रैकेट है उसको लगाना है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। बस आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपने कर्ली ब्रैकेट के अलावा कोई और ब्रैकेट लगाया तो आपको एरर मिलेगी, क्योंकि ये हमारे R की भाषा है, R इसी भाषा को समझता है, राइट। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, ये हमारा एक सिंगल कमांड हो सकता है, मतलब एक ही लाइन का कमांड हो सकता है, या हमारा एक ग्रुप ऑफ कमांड भी हो सकता है कि बहुत सारे कमांड्स को मैंने एक साथ दे दिया। ओके, चलिए अब हम आपको देखिए कुछ एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा आप ये समझ लीजिए, बहुत ही ये छोटी छोटी बातें हैं कि फंक्शन के आर्गुमेंट में हम जो भी देंगे उसका कुछ एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। मतलब कि अगर हम कहें कि एक कुछ स्टूडेंट की हाइट आई है, आपने उसको वेरिएबल का नाम दे दिया वेट, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई आर कोई गलती भी नहीं करेगा। लेकिन एक होता है ज़िंदगी में किसी काम को करना है तो अच्छे से करिए, जो जरा सा आपके अलावा अगले को भी समझ में आ जाए। आप अगर मुझसे ये आर्ग्यू करेंगे, ठीक है सर क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने अगर जो बच्चों की हाइट को एक वेरिएबल ने वेट में स्टोर किया है, मैं उसको वेट की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कहूँगा आर को कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ एक हमारे नियम होते हैं, अगर हम उनको पालन करें तो हमारे साथ में हमारे साथियों की भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो उसी सामाजिक नियम का पालन करते हुए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो भी आपको फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में फंक्शन के नाम जो भी देने हैं, आप उनको ज़रा सा
संभल के और एक अच्छा सा लॉजिकल सेंसिबल नेम दीजिए बस। बाकी आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, और फंक्शन के अंदर जो भी आर्गुमेंट है उनको हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू से भी सेट कर सकते हैं कि भाई हम इसको उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ देंगे। इसके बारे में हम आपको अभी जब आगे उदाहरण लेंगे तब हम आपको समझाएंगे। और फंक्शन कैन हैव द स्पेशल आर्ग्यूमेंट्स लाइक दिस वन। इसके बारे में हम अभी धीमे धीमे जब आगे जाते जाएंगे ना तब हम आपको बताते जाएंगे। जब हम आपको उदाहरण देकर के बताएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं और इस आप उदाहरण को समझने की कोशिश करिए और मैं इसको आपको आर के अंदर करके दिखाऊंगा भी। ओके, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है कि मेरा एक फंक्शन है f(x) = x²। हमको इसको कंप्यूट करना है, राइट। हमको क्या करना है, हमको इसमें से इनपुट देना है x और आउटपुट हमको क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू ऑफ x²। और ये मुझको ऑटोमेटिक तरीके से करना है, आर में करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझको इस एक फंक्शन का नाम देना पड़ेगा कि अगर मुझे कॉल करना है तो हम उसको कैसे करें। जैसे कि आपके घर में आप जब भाई बहन एक साथ रहते हैं तो आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को बहनों को अलग अलग नाम दिए। कभी आपने सुना है कि किसी परिवार में माँ बाप ने दो बच्चों को एक ही नाम दे दिया हो। अगर एक ही नाम देने में कोई समस्या नहीं, लेकिन वो बहुत सारे जीवन में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए हम उनको एक अलग अलग लॉजिकल नेम देते हैं। तो उसी तरीके से मैंने अपने फंक्शन को एक नाम दे दिया यहाँ पर, सपोज ABC, और मैंने कर दिया असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वलिटी साइन या जो भी लेस देन हाइफन। उसके बाद में लिख दिया फंक्शन और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस में अपने जो भी इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको दे दिया। तो इनपुट वेरिएबल यहाँ पे आपका क्या है, खाली एक ही तो है x। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद में जो भी f का फॉर्म था उसको मैंने यहाँ पे r की भाषा में लिख दिया। f का फॉर्म आपका क्या था, x²। अब x² को आपने पल के रखा हुआ है कि अगर मुझको r की भाषा में लिखना है तो ये हमारा क्या है, x(2) करते हैं या इसको हम ऐसे भी करते हैं x**2। आपको जो मन चाहे आप कर लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए r का कमांड लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पर राइट कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो आप देखोगे कि जितने ब्रैकेट खुलेंगे उतने ही ब्रैकेट यहाँ पे बंद होंगे। आगे आने वाले समय में हम आपको आगे आने वाले लेक्चर में हम आपको और भी प्रोग्रामिंग की बातें बताएंगे जहाँ पे आप देखोगे कि कर्ली ब्रैकेट से हम शुरू करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है या कोई भी ब्रैकेट अगर स्टार्ट किया है आपने, उसको ख़त्म भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा देखिए छोटा सा प्रोग्राम हो गया। अब मैं पहले आपको इसको आर में करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ABC = फंक्शन और ब्रैकेट में कर दिया मैंने x। ओके, अब इसके बाद में देखिए इसने आपको प्लस ऑपरेटर दिया, मतलब प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है। आप यहाँ पे लिखिए कर्ली ब्रैकेट। आप अगर चाहें तो आप इसी लाइन पर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक साफ साफ तरीके से दिखाने के लिए मैं इसको अलग लाइन पे दिखाई दे रहा हूँ, पर इसको मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं अगला कमांड अगली लाइन पर लिखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया x(2). ओके, अब इसको मैंने किया। अभी फिर से कह रहा है कि अभी प्लस साइन आ रहा है, मतलब देखिए ये जो प्लस साइन आ रहा है ना, ये आपको दिखा रहा है कि अभी आपका प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे, अब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दिया और इंटर किया। अब देखिएगा एंटर करते ही हमारा क्या होगा, ये हमारा कंट्रोल प्लस साइन पे आएगा कि ग्रेटर देन साइन पे आएगा, प्रॉम्प्ट साइन पे आएगा। देखिए प्रॉम्प्ट पे आ गया, इसका मतलब कि आपने प्रोग्राम सही लिख दिया है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक, एरर आ जाएगी। अब आप अगर इस प्रोग्राम को देखना चाहते हो कि आपने क्या लिखा है, तो आप अपने प्रॉम्प्ट साइन पे आर कंसोल में सिंपली टाइप कर दिए उस प्रोग्राम का नाम ABC। अब आपको जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर करना है, आपको उसको ABC से कॉल करना है। जैसे कि अगर आपके पिताजी ने आपका नाम ABC रख दिया और आपको काम दिया नंबर को स्क्वायर करने का, तो आपके पिताजी ने आपको आवाज़ दी ABC 2 को ले आओ, और आप उनको एक वैल्यू है 4, 2 स्क्वायर करके आप पकड़ा देंगे। आपके पिताजी ने कहा ABC 5 ले आओ, तो आप उनको 25 पकड़ा देंगे। बस ऐसे ही बात है। ओके, अब अगर मुझको उसको एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे,
हम ABC लिखेंगे और ब्रैकेट में हम अपना इनपुट वेरिएबल देंगे। इनपुट वेरिएबल मैंने दिया 3, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा 9, अर्थात इसने क्या किया, इसने x की वैल्यू को लिया 3 और इसने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो जो भी लिखा हुआ था इसने इसको यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद में आपने जब कहा कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो तो इसने इस प्रोग्राम को कॉल किया ABC और उसने ब्रैकेट में जो भी हमने इनपुट वैल्यू दी हुई हैं उनको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो हमको यहाँ पे देखिए ABC स्क्रीन करने पर 9 वैल्यू मिल गई विच इज़ 3 स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कर दें ABC से 12 तो आपको क्या मिल जाएगा 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? ये सब तो बहुत आसान है। अब जरा मुझको ये बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा। जब मैंने पूछा ABC तो सबने बता दिया, ABC 12 तो सबने बता दिया, अब इसका बताइए क्या होगा। जो भी कुछ होगा ये होगा, राइट। तो देखिए ऐसे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और मुझे इसका आउटपुट मिल जाएगा। अब आप इसको सोच सकते हैं ये तो कोई भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम भी हो सकता है, राइट। और कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो आप उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका यही रहेगा, ये आपको मान लेना है आज। अब हम एक काम करते हैं, एक और प्रोग्राम लिखते हैं और हम इसी प्रोग्राम को जो मैंने लिखा है इसको जरा हम एक्सटेंड करते हैं। आपका प्रोग्राम देखिए ये कुछ ऐसा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें से क्या हो गया, आपके यहाँ पे आपके इनपुट वेरिएबल आपके क्या क्या हो गए, आपके इनपुट वेरिएबल यहाँ पे 2 हो गए, x और y, और f का फॉर्म आपका क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसको अगर लिखना है तो वही रूल जो आपने पहले लिया उसी को करना है। यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम का नाम ले लिया ABC, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैंने दोनों प्रोग्राम का नाम एक ही ले लिया है, लेकिन आप जब अलग अलग प्रोग्राम पे काम करेंगे तो आपको अपने प्रोग्राम का नाम अलग अलग देना चाहिए। इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया ABC इज इक्वल टू और असाइनमेंट ऑपरेटर कोई भी आप ले लीजिए, फिर लिख दिया फंक्शन FUNCTION और ब्रैकेट में मैंने कर दिया x, y। रिमेंबर कि जो भी आर्गुमेंट्स उसको आपको कॉमा से सेपरेट करना है और उसके आगे कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट किया अपने f के फॉर्म को लिखने का। अब f आपका है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे x हैट 2 प्लस वाई हैट 2। अब देखिए ये आपको दिखा रहा है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको x स्क्वायर और एडिशन को कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने उसको x हैट 2 प्लस वाई हैट 2 कर दिया और ठीक है मेरा काम खत्म हो गया। मैंने कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया और ये बता दिया आर को कि मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब देखिए इसी प्रोग्राम को जरा हम यहाँ पर लिखते हैं आर के अंदर, और चलिए हम आर के अंदर अब हम जब करेंगे तो हम अपना इसको एक नया प्रोग्राम का नाम दे देंगे। मैंने कर दिया ABC1, ओके। अब इसको मैंने कर दिया फंक्शन। फंक्शन में जो जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं उनको हम कॉमा के साथ में इंटर करते जाएंगे और अगली लाइन पे मैंने कर दिया कर्ली ब्रैकेट को आरंभ कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इसको मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब आप देखिए आप इस प्रोग्राम को कॉल करिए। कॉल करने का मतलब आप इस प्रोग्राम का जो नाम दिया है आप उसको यहाँ पे टाइप करके एंटर कर दीजिए। सिर्फ यही मतलब होता है। ये जो प्रोफेशनल होते हैं कंप्यूटर साइंस के सब ऐसी बात करते हैं कि आप ABC को फंक्शन को कॉल करिए, ये सब करिए। शुरू में लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना ये सब तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। ये खाली बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं। ओके, अब आपने यहाँ पे जैसे लिखा ABC1, देखिए ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर लिख करके आ गया। लेकिन अब आप देखिए ये जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपने प्रोग्राम टाइप किया था और ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपका प्रोग्राम आया है। आप देखेंगे जो आपने प्रोग्राम टाइप करा तो आपके पास प्लस प्लस के साइन आए थे, लेकिन जब आपने प्रोग्राम टाइप कर लिया है तब इसमें प्लस का कोई साइन नहीं आएगा। इसको देख करके आपको ये पता चल जाएगा, ऐसा अगर कोई भी स्क्रीनशॉट है अगर प्लस प्लस है तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम ऐसे लिखा गया है, और अगर यहाँ पे प्लस नहीं है तो आपका प्रोग्राम फाइनली ऐसे आएगा। ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब आपको इस प्रोग्राम को फिर रन करना है। तो अब देखिए अगर आपने कहा x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3, ओके, तो आपने यहाँ पे आपको जो 2 और 3 उसी ऑर्डर में देना है जिस ऑर्डर में आपने वेरिएबल के नाम दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, अब फिर से कहता हूँ, आप इसको याद रखिएगा। आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर जो अपने वैल्यूज़ के नाम देने हैं वो उसी ऑर्डर में देने हैं जो आपने प्रोग्राम में लिया हुआ है। जैसे प्रोग्राम में फंक्शन में आपने लिया हुआ है एक्स वाई, तो सबसे पहले जो यहाँ वैल्यू आएगी आर्ग्यूमेंट में वो x की होगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली y की होगी। अगर यहाँ पे
तीन आर्गुमेंट है एक्स वाई जेड, तो तीनों का जो आर्गुमेंट में आप जो वैल्यू देंगे, सपोज 2 3 4, तो ये अपने आप से वो पहली वैल्यू पहले वेरिएबल को, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को और तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल को अपने आप से असाइन हो जाएगी। और आप देखिए जो आपने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आपको इतना आ गया। ऐसे ही आप अगर, अब आपके पास फ़ायदा क्या है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और ये आपको दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर करके सम करके प्रकार देगा। जैसे आपने 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर निकाला। ओके, अब हम देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाते हैं। हम जरा सा एक और फंक्शन लिखते हैं ABC2, और यहाँ पर हम दो वेरिएबल लेते हैं x और y, और हम इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, राइट। अब देखिए ये आपका फंक्शन आ गया ABC2। अब हम ABC2 को अगर हम काम करना चाहेंगे तो हम इसमें से वैल्यू देते हैं 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। ये अगर आपको समझना है, आप इसको यहाँ पे हम इसको देखिए कमेंट में डाल करके कर दे रहे हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। आपको पता है कि अगर मैंने हैश का साइन लिया तो ये कमेंट रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। देखिए यहाँ तो ये आ गया। अब जरा से हम एक काम करते हैं, हम इसको ABC2 और x और y की वैल्यू को बदल देते हैं। तो हमको क्या करना होगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 मैंने कर लिया। मतलब कि अगर हम देखें तो ये प्रोग्राम मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा प्रोग्राम 3 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब कर रहा है। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 17, ठीक है। 9 प्लस 8 17। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है x और y, सबसे पहले x फिर y। तो यहाँ पे हम जब भी आर्गुमेंट में अपने प्रोग्राम में वैल्यू देंगे, ये हमारी वैल्यू उसी ऑर्डर में ली जाएगी। जो पहली वैल्यू है वो हमारे आर्गुमेंट के पहले वेरिएबल की वैल्यू होगी, अर्थात x इक्वल टू 2, और जो हमारी सेकेंड वैल्यू है 3, वो हमारे इस प्रोग्राम के आर्गुमेंट में जो सेकेंड वैल्यू है y उसकी होगी। इसीलिए ये हम उसको 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम जब इसमें से इसको बदल देंगे तो अब ABC2 और ब्रैकेट में 3,2 करने पे ये जो वैल्यू है 3, जहां मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मेरी x की वैल्यू हो गई, और जो वैल्यू मेरी y की है ये मेरी 2 हो गई। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अपने फंक्शन में जिस ऑर्डर में यहाँ पर वेरिएबल दिए हैं, आपको उसी ऑर्डर में जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय, रन करते समय उनको उसी ऑर्डर में देना है, अदरवाइज वो आपको गलत वैल्यू देगा। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ और भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप इसको अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं। अब आपको देखिए समझ में सब आ गया है। अब हम एक और छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, और इस प्रोग्राम में हम लिख रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स, राइट। ये आपने बचपन में पढ़ के रखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स। आपको पता है कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस एक्स। लेकिन मुझे क्या पता, मेरी तो गणित बहुत कमज़ोर है, मेरे को गणित ज़्यादा नहीं आती है। तो हमको तो बताया गया कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करना है। मैंने कहा ठीक है, हमको क्या पता, मैं तो आर में कर रहा हूँ। मैंने उसको लिखने की कोशिश करी। अब इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाए, मैंने प्रोग्राम का नाम दिया ABC इक्वल टू किया और लिख दिया फंक्शन, और ब्रैकेट में जो हमारा इनपुट वेरिएबल है उसको मैंने दे दिया। यहाँ पे देखिए खाली एक ही इनपुट वेरिएबल है x, साथ में मैंने कर्ली ब्रैकेट का साइन लिखा, और कर्ली ब्रैकेट का साइन लिखने के बाद में आपको पता था साइन और कॉस फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसकी बात करी थी। मैंने लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कर दिया x, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया। बस ये आपका देखिए फंक्शन बन गया। और जब आप इसको फिर रन करेंगे तो आपको, जब आप ABC में x की वैल्यू देंगे 9 तो आपको मिल जाएगा 10। बहुत ही ऑब्वियस है, 1 प्लस 9 10 हो जाएगा। अब आपको किसी को बेवकूफ़ बनाना है, आपने कह दिया देखो मैं यहाँ पे x की वैल्यू दूंगा 988, देखो साइन 98 स्क्वायर प्लस कॉस 988 स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है। जिसको नहीं पता है वो बहुत कन्फ्यूज रहेगा। आपको पता है कि इसकी वैल्यू सिंपली 1 प्लस एक्स ही होगी, विच इज़ 989। और इसी तरीके से आप अगर x की वैल्यू देंगे -3 तो आपको ये -3 + 1 -2 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको इसको R पे भी करके दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको
भरोसा हो जाना चाहिए कि जो साइन और कॉस फंक्शन भी हैं ये भी यहाँ पर काम करते हैं। ओके, अब मैंने इसमें देखिए प्रोग्राम का नाम दे दिया ABC3 इज इक्वल टू फंक्शन, और अब हम देखिए आपको उसको हम एक ही लाइन में करके दिखा रहे हैं, फंक्शन से x, और इसके बाद मैंने इसको दे दिया कर्ली ब्रैकेट, और देखिए ये अपना फंक्शन ली, इसको मैंने क्लोज कर दिया, देखिए तब भी आ गया। ओके, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए पहले आपको समझ में आ जाए मैंने इसलिए किया था। अब आपको देखिए ABC को अगर 3 को अगर आपको फिर रन करना है, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दीजिए 4, तो 1 + 4 5 मिल जाएगा आपको। आप ABC ब्रैकेट में 6 7 8 9 कितना भी कर दीजिए, ये आपको देखिए ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ओ देखा यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आ गई, ये तो 7 6 8 5 4 3 + 1 होना चाहिए था। आपने देखिए यही गलती करी, आपने यहाँ पे ABC को कॉल किया है, आपने ABC3 को कॉल नहीं किया है। ये तो ABC3 की वैल्यू थी ना, क्या वैल्यू थी आपकी 7 6 8 5 4 3। अब देखिए आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक मिस्टेक करके ये भी बता दिया कि अगर आप नाम अगर अलग अलग सेंसिबल नहीं रखते हैं तो इस तरह के कन्फ्यूजन होना बहुत लाजमी है। मैंने यहाँ पे सारे फंक्शन के नाम ABC, ABC1, ABC2, ABC3 करके किए, तो देखा अंत में इसमें कन्फ्यूजन हो गया। ओके, एनीवे बहुत आसान सी बात है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे इसको ट्राई करना चाहते हैं तो एक और हम फंक्शन लेते हैं sin x क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ x प्लस x क्यूब। तो इसका भी फंक्शन अगर आपको लिखना है तो देखिए बहुत ही आसान काम है ये। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं। अब हमको यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं ABC4 इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट में x, और उसके बाद मैंने अपना आर्गुमेंट ले दिया और ये देखिए मेरा फंक्शन आ गया। अब देखिए आपका ABC4 क्या फंक्शन आ गया, ये आपका आ गया। ओके, अब आपको इसमें से इस फंक्शन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो ABC4 और ब्रैकेट में आप कोई भी वैल्यू दे दिए 56, या आपको जो भी वैल्यू, मुझे नहीं पता कि स्क्वायर रूट ऑफ cos x की क्या वैल्यू आएगी 56 के लिए, लेकिन आपको R देखिए बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट करके दे देगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपना कोई भी प्रोग्राम आप लिख सकते हो। ओके, अब आपको मेरे ख्याल से कोई फंक्शन लिखने में कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम एक अपने अगले टॉपिक की बात शुरू करते हैं। अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। आज हम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा एक आपस में बात करते हैं और इस लेक्चर को हम अगले टर्न पे और डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। और मैं इसलिए कर रहा हूं आपको सो दैट कि आपके पास थोड़ा समय हो समझने के लिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स होती हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैलकुलेशन में। आप माने या ना माने, मैं तो मानता हूँ। और ये मैट्रिक्स हमारा होता क्या है, ये मेरा एक रेक्टेंगुलर अरे होता है जहाँ पे हमारे पास P रोज और N कॉलम्स होती हैं। कुछ इस तरह की वैल्यू होती है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से या कभी कभी किताबों में इसको सिंपल बड़े ब्रैकेट से लिख देते हैं, और इसमें से यहाँ पर हमारी वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है, इसकी लोकेशंस होती हैं, राइट। या अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं तो मैंने यहाँ पे इस तरह की लोकेशन ले ली। अब ये क्या है, ये हमारी रोज़ हैं, तो ये हमारी क्या हो गई रो 1, और ये हमारी क्या हो गई रो 2। तो अगर हम ये कहें ये हमारी क्या है रो 1 और ये हमारी क्या है रो 2। और उसी तरीके से अगर हम आते हैं तो ये हमारे कॉलम्स हैं, तो ये हमारा कॉलम नंबर है 1, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, और ये हमारा है कॉलम नंबर 2, इसको हम ऐसे देखेंगे, और कॉलम नंबर 3 हम इसको ऐसे देखेंगे। ओके, अब अगर मान लीजिए इसी के अंदर अगर हम कोई अगर अपनी अगर वैल्यू लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स में ख़ास बात क्या है कि इसमें वैल्यू के साथ में इनका एड्रेस भी होता है।
एड्रेस मतलब आप जिस कॉलोनी में रहते होंगे, जिस मोहल्ले में रहते होंगे, वहाँ पे बहुत सारे मकान बने होंगे और हर एक मकान का अपना एक नंबर होता है। और जब आपके घर में कोई अगर पोस्ट आती है, मेल आती है, चिट्ठी आती है, तो उसमें लिखा होता है कि मकान नंबर 202 में जाना है, तो वो मकान नंबर 202 में ही चली जाती है और वो मकान नंबर 203 या 204 में नहीं जाती है। ओके, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो हमारी पहली वैल्यू है, ये हमारी क्या है, ये हमारी रो नंबर 1 और रो नंबर 2, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं C1 C2 C3, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ये जो वैल्यू हमारी है 1, ये हमारी प्रथम रो और प्रथम कॉलम की वैल्यू है। तो इसका एड्रेस हमारा का, एक का एड्रेस हमारा क्या हो गया, एक का पता रो 1 और कॉलम 1, ये इसका हमारा एड्रेस हो गया। उसी तरह से 5 नंबर है, 5 नंबर का हमारा पता क्या हो गया, मोहल्ला है, मैट्रिक्स, आप इसको नाम दे दिए X। तो X मैट्रिक्स में ये हमारा दूसरी रो तथा दूसरे कॉलम का नंबर है। राइट। उसी तरीके से आप अगर 6 की बात करेंगे तो 6 आपका क्या है, ये आपका दूसरी रो और तीसरे कॉलम की बात कर रहा है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं, उनकी एक वैल्यू होती है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स से उनकी एक वैल्यू होती है और साथ में उनका एक एड्रेस होता है और उनका एड्रेस बदला नहीं जाता है। बदलने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एक इस लाल रंग से लिख करके दिखाता हूँ कि अगर हम लिख दें 1 2 3 4 और अगर हम लिख दें एक और मैट्रिक्स 1 2 3 4, आपको क्या लग रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है? नहीं, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक का पता तो सेम मान लिया मैंने, लेकिन 2 का पता यहाँ पे क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, और लेकिन दूसरी मैट्रिक्स में 2 का पता क्या है, दूसरी रो और पहला कॉलम। ओके, इसलिए मैट्रिक्स के अंदर हम अपने डेटा को रोज में और कॉलम्स में अरेंज करते हैं और इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो जो कोई भी हमारा जो भी, तो अब आप अगर कोई भी गणित की किताब देखेंगे तो अगर मैंने वहाँ पर कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखी हुई है कि जहाँ पर हमारे पास n रो और p कॉलम्स अगर हैं, तो n रो अगर हैं और p कॉलम्स अगर हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हमारे जो पहला पता होगा x11, अर्थात मतलब कि ये x मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है जो पहली रो और पहले कॉलम पर स्थित है। उसके बाद में दूसरा हमारा क्या होगा, x12, अर्थात जो हमारा पहली रो और दूसरे कॉलम पे है, और ये कहाँ तक चलता जाएगा, हमारे पास कितने कॉलम है, कॉलम 1 2 अप टू हियर p, तो ये बन जाएगा x1p। और उसी तरीके से हमारे पास जो हमारी दूसरी रो होगी वो हमारी हो जाएगी, दूसरी रो में पहला कॉलम x21, x22 अगला एलिमेंट, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे x2p हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास अगर n रोज अगर हैं 1 2 अप टू हियर n, तो ये हमारा xn1 xn2 और करके xnp हो जाएगा। तो ये हम इसको हम कहते हैं, ये हमारी n क्रॉस p की मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास n रोज हैं और p कॉलम्स हैं। तो जब हम बुक में लिखते हैं तो इसको हम सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर मेरा कोई भी एलिमेंट अगर है से हेयर xij, तो इसको हम x ऊपर और ij सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने कंप्यूटर की भाषा में हम इसको xij के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर की भाषा में सबस्क्रिप्ट को नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको xij का मतलब ये होता है कि ये हमारा x मैट्रिक्स का ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। राइट, ये हमारा इसका एड्रेस होता है। ओके, और ये जो हमारा एलिमेंट होता है, दिस कैन बी एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन हम यूजुअली यहाँ पे हम जो मैथमेटिक्स में उन्हीं तरह की मैट्रिक्स को हम लेना चाहेंगे जहाँ पर हमारी इसके एलिमेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, रियल नंबर्स हों। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और मैंने आपको
इस लेक्चर में मूल रूप से फंक्शन के बारे में बताया है, लेकिन मैंने मैट्रिक्स का आरंभ कर दिया है और ये मैंने जान के किया है। क्यों? मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। अब आपको अपनी बुक्स में जा कर के मैट्रिक्स के जो डिफरेंट तरीके ऑपरेशंस होते हैं उनको एक बार देखना है कि आप कैसे करते थे। मैट्रिक्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न की जगह हमारे पास इन्वर्स होता है, एसेट्रा के अपने अपने नियम होते हैं। वो नियम क्या क्या होते हैं, जब तक कि आप उसको नहीं समझोगे आपको आर में उसकी प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिक फंडामेंटल दे करके मैं इस लेक्चर को आज रोक रहा हूँ और अगले टर्न पर मैं मैट्रिक्स को लेकर के आपको फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए और हम अगले लेक्चर पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।